नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुजफ्फरपुर मैगजीन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं चंचल चौधरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। नवरात्रि में हम देवी माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने मुजफ्फरपुर की 9 मातृ शक्ति के बारे में जानने का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें आज हमारे साथ हैं नसीमा खातून जी, जो स्वयं सहायता समूह को कोऑर्डिनेट करती हैं, जिसमें लेडीज़ गारमेंट्स बनाया जाता है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये गारमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका मुजफ्फरपुर मैग में। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो ग्रुप चल रहा है जिसमें लेडीज़ गारमेंट्स बनाए जाते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, या इसकी शुरुआत करते टाइम आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसको स्टार्टिंग से आप हमें बताइए। चंचल, मैं पहले तो आपके मुजफ्फरपुर मैगज़ीन को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है कि 9 देवियों का भी नवरात्रा आ रहा है। तो मैं आप सबको बधाई भी देना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी नारी शक्ति का ही रूप हैं। और ये जो कार्यक्रम है समूह वाला, ये एक्चुअल में 2015 में आजीविका मिशन के तहत, मुजफ्फरपुर आजीविका मिशन के तहत यहाँ पे एक एसएचजी ग्रुप बनाया गया था। लेकिन 2015 के बाद से मतलब अभी तक इस ग्रुप का मॉनिटरिंग या उसका मीटिंग होना, उसमें लोन्स के डिमांड को पूरा करना, इस तरह के काम को ध्यान नहीं दिया गया। अभी तत्काल जो हम लोग यहाँ पे इस इलाके में काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि ज़िला प्रशासन जनरली शहर के रेड लाइट एरिया में काम कर रहा हो और उसको कंटिन्यू नहीं है, तो उसको कैसे रनिंग कराया जाए। तो आजीविका मिशन से फिर बात करके इस ग्रुप को एक्टिव कराया गया। मतलब एक्टिव मतलब इनका पूरा बायोडाटा और पूरा रजिस्टर मेंटेन कैसे होगा, कैसे क्या होगा, इनका जो हुनर है उसको कैसे प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो ऐसे बातचीत के दौरान फिर इनके ग्रुप को और भी ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह से गुजार के फिर अभी एक रिसेंटली आप देखे होंगे नगर निगम की तरफ से एक मुजफ्फरपुर में एक आयोजन हुआ था, जिसमें जितने भी हुनरमंद ऐसे महिलाएं थी उन्होंने अपना डिस्प्ले किया था। उसमें ये पहला स्टॉल इनका लगा था, पहली बार। मतलब सोचे कि ग्रुप ने काम किया मगर उनका नाम कहीं नहीं था। और ये जो महिलाएं हैं यहाँ पे 10 ग्रुप है, 10 महिलाएं हैं। अब इन 10 महिलाओं का जो हुनर है वो कतरनों को लाते हैं, ये लोग कतरनों से कपड़े सिलते हैं और उसको यहीं लोकल ही ये सेल कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोग वर्तमान में जिला प्रशासन के साथ बात करके इसको जिला उद्योग के साथ जोड़ दिए हैं और अब भविष्य में ये क्लस्टर के रूप में फॉर्म हो जाएगा। मतलब इसमें सिर्फ 10 महिला नहीं होंगी, इसको 25 से 30 महिलाओं का एक समूह होगा और बाकायदा इसको एक सरकारी जगह पे कहीं स्थापित किया जाएगा जो लोकल में ही हो, स्थानीय जगह पे ही हो। और वहाँ पे इनकी एक फैक्ट्री जैसे शुरू करी जाए, ताकि जो बाकी और लोग हैं, क्योंकि 10 महिलाओं को सिर्फ मुख्यधारा में लाने से काम तो चलेगा नहीं, इसलिए और भी लोग आना ज़रूरी है। तो इसके लिए वो कोशिश अभी जारी है। रेड लाइट एरिया जो हमेशा गलत चीज़ों के लिए जानी जाती है, अब इसका स्वरूप बदल रहा है। और तो आपके दिमाग में कैसे आया कि यहाँ पर भी कोई काम शुरू किया जा सकता है? चंचल, अब आप जानते होंगे मेरे बारे में, मैं इसी इलाके से हूँ और मैं यहीं पली बड़ी हुई हूँ। तो जहाँ तक इस इलाके की बात है, इलाके के उद्धार की बात करने के लिए तो बहुत सारे लोग आए हैं और इसकी कोई गिनती नहीं है। बहुत सारे लोग आए, काम भी किए और उन्होंने उद्धार करने की बात भी करी। लेकिन ये वैसे की वैसे ही है, इसमें कुछ तब्दील नहीं हुआ। लेकिन बात है ना कि बदलाव तब तक नहीं साबित होगा जब तक लोग स्वतः नहीं चाहेंगे। तो लड़ाई मेरी है तो नेतृत्व कोई और करेगा, तब तक वो विकास नहीं देखने को मिलेगा। तो हमें लगा कि क्यों ना ये पहल हमें खुद करनी चाहिए। अगर मुझे बदलना का हिस्सा बनना है, बदलाव में शामिल होना है, तो आवाज़ भी मुझे ही लगानी होगी। तो ये सोच लेकर हम लोगों ने यहाँ पे एक लड़कियों का ग्रुप बनाया और वो एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में हुआ। ये पहला ग्रुप है बिहार का जो डॉटर ऑफ द मतलब ब्रॉथल के बच्चे हैं, और इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया जो परचम नाम दिया। यहाँ से फिर हम लोगों का सिलसिला शुरू हुआ कि हम लोगों से मिलने जुलने लगे, बात करने लगे, अपने बारे में खुल के बात करने लगे। क्योंकि जनरली जब रेड लाइट एरिया की बात आती है तो एक आम धरना तुरंत रनिंग होता है कि मैं अगर बोल रही हूँ कि मैं नसीमा खातून हूँ, तो तुरंत वो बगल में सेक्स वर्कर फट से अपने मन से जोड़ लेंगे बिना मेरे से पूछे कि मैं कौन हूँ। तो जनरली आप एक ठेला वाले को देख के आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि उसका बेटा भी ठेला ही चलाएगा। लेकिन जनरली रेड लाइट एरिया के बारे में सोच के लोग एक ही धारणा लेते हैं कि महिला बात कर रही है तो धंधे वाली ही होगी। लेकिन ऐसा सच नहीं है, क्योंकि ये ब्रॉथल है। ब्रॉथल में एक फैमिली एस्टेब्लिश है, फैमिली रहता है, एक जीवन यापन है। यहाँ के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ के लोग भी बीमार पड़ते हैं वैसे ही आम लोगों की तरह।
फ़र्क इतना है कि शहर वो जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी से ये इनकी ज़िंदगी कटी हुई है, उनको वो अपना नहीं मानते। तो सरकार की योजना से भी हम कटे हुए हैं। तो अब कोशिश ये है कि क्यों ना हम जो आम सुविधाएं हैं, जो अगर भारत के संविधान में हम भी उतने ही महत्व रखते हैं जितना एक आम आदमी, तो हम भी उस आम आदमी की श्रेणी में अगर हैं, हमारा परिवार भी है, तो क्यों ना उनको वो सारी सुविधा मिले जो एक आम आदमी को मिलता है। उसके लिए कोई स्पेशलाइज करके ज़रूरत नहीं है कि हाँ देखो भैया हम सेक्स वर्कर के लिए ये कर दिए वो कर दिए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी के लिए आप काम करते हैं तो कहाँ इतना महिमा मंडित होता है, उसी तरह इसको भी महिमा मंडित करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को सोच के हम लोगों ने ये कदम आगे बढ़ाया और आज आपके सामने बैठे हुए हैं। तो आप लोग लेडीज़ गारमेंट्स बनाती हैं, तो ये आइडिया कहाँ से आया कि लेडीज़ गारमेंट्स ही बनाया जाए? जब ये लोग काम शुरू कर रहे थे तो हमारे और जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो आपको इसका जवाब बहुत अच्छे से देंगे। तो ये लोग जो लोकल लोग हैं जो ड्रेस पहनते हैं, उन लोगों ने सिलवाना शुरू किया कि मेरा कोई कुर्ता सिल दो, कोई ऐसे सिल दो। तो यहाँ से आइडिया है कि हम लोग ये सिल सकते हैं। आप देखेंगे, आपको हम दिखाएंगे कि इन लोगों ने कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाए हैं जो कि उस स्टॉल में भी लगा था। तो कोशिश है कि अब इसको एक ब्रांड की शक्ल में निकाला जाए और इसको दूर तक लेके जाया जाए और एक ऐसा लेके जाया जाए कि शहर में और भी जो स्टीच का लोगों को ज़रूरत है वो यहाँ आके लोग करवाए, काम करवाए और इन लोगों को एक अल्टरनेटिव रोज़गार, मतलब कि जो नहीं चाहता है कि इस एरिया का हिस्सा बने ही रहना, हमेशा इसी नाम से ठोकर खाना, ऐसा नहीं चाहता, वो बदलाव के लिए जाएगा। और जो नहीं जाएगा वो वहीं रहेगा, सीधी सी बात है, लेकिन रास्ता तो मिले। तो ये जो लेडी गारमेंट्स बनते हैं उनके लिए कपड़े आप कहाँ से अरेंज करती हैं? मैंने बोला ना चंचल, कतरनों से, जो बचे हुए कपड़ों का कतरन है ना वो इकट्ठा करते हैं और वो उससे सिलाई करते हैं। आपको वो शमीमा जी आपको बहुत अच्छे से बताएंगी कि कैसे वो कतरन का दिमाग में आया और कैसे उन्होंने अपनी बिटिया के ज़रिए ये सोचा कि और भी लोगों का सिला जा सकता है, और ऐसे फिर बाकी बच्चों को जोड़ के उन्होंने शुरू किया। तो क्या बोलते हैं, मार्केट में इसका क्या रिस्पांस है? यहाँ से बनने के बाद कपड़ा मार्केट में कैसे जाता है और लोगों से क्या रिस्पांस मिल रहा है इसका? अभी मार्केट में नहीं जा रहा है, अभी लोकल ही ये लोग आसपास के ही लोगों का सिलाई, इस कपड़े लेकर सिलाई करते हैं या सिल के रखते हैं, वो खरीद के ले जाते हैं ऐसा। अब मार्केट में ले जाने के लिए ही मैं आपको बता रही हूँ, जो जिला प्रशासन और उद्योग विभाग के तहत जोड़ के अब इसको कंपनी बनाने के रूप में पहल हो रही है। तो सरकार इसमें मदद कर रही है आपकी? अभी शुरू किया, देखते हैं, मुकम्मल हो जाएगा तब हाँ बोलूँगी, अभी तो शुरुआत है। आपने एक जुगनू पत्रिका भी लिखा है, तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको ये लिखने की? देखिए, इस इलाके में जो भी काम आपको देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ जहाँ बैठे हैं, ये सब एक डर से शुरुआत हुई। डर क्या? तो कि इस इलाके का होने का डर, वही एक स्टिग्मा कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं बोलती हूँ अगर मैं रेड लाइट एरिया की बेटी हूँ तो सामने वाला मुझे धंधा वाली कह के संबोधित करेगा। ये डर जो था ना, ये मीडिया से बहुत दूरी बना दिया था हमारा, कि हम मीडिया से रूबरू नहीं हो सकते। इस इलाके में मीडिया से जल्दी कोई बात नहीं करता, क्योंकि एक ही दिमाग में कि जहाँ मैं आपसे बात करूँगी आप तुरंत मेरे बारे में बोल देंगे कि हम तो रेड लाइट एरिया में गए थे, वहाँ की धंधे वाली औरतों से बात किए। तो एक धारणा आपके मन में भी है, मेरे मन में भी, उसको कैसे ब्रेक किया जाए, इसको लेकर हम लोगों ने ये मैगज़ीन शुरू किया। अब ये मैगज़ीन शुरू किया तो उस समय इतना खूबसूरत पेज दिमाग में नहीं था, बल्कि एक रफली आइडिया था कि हाँ 4 पेज पे हम लोग जो भी मनाएगा वो लिखेंगे, जो टेढ़ा मेढ़ा हो, अशुद्ध हो, पढ़ने आता है नहीं आता है, जितनी पढ़ाई की वो अपनी मन की बात लिखेंगे, बच्चे अपना सपना लिखेंगे, अखबारों से कुछ कतरन ले लेंगे। ऐसे करके 4 पेज की एक बुक बनाई थी, उसका नाम हम लोगों ने जुगनू दिया। अब जुगनू क्यों? क्योंकि जुगनू तो अंधेरे में ही टिमकटमाता है ना, और रेड लाइट एरिया भी अंधेरे का ही प्रतीक माना जाता है, तो ये जुगनू थोड़ा तो एक लाइटिंग का काम करेगा। तो ऐसे करके इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2004 में की थी। उस समय ये पहली किताब यहीं चतुर्भुज स्थान से निकली थी। उसके बाद ये धीरे धीरे बिहार के अन्य रेड लाइट एरियाज़ के बच्चे इसको लिखने लगे। फिर कुछ समय के बाद लगा कि इसको भारत स्तर पे ले जाना चाहिए। अब जो ये किताब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक भारतीय स्तरीय जुगनू हो गया है, क्योंकि इसमें अब 4 राज्य के बच्चे, भारत के, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान और बिहार, 4 राज्य के बच्चे इसमें एज अ रिपोर्टिंग काम कर रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं समाज के इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो समाज इसको धुतकार दिया, समाज इसको नहीं अपनाता, जिसके लिए एक स्टिग्मा है कि ये तो गंदे हैं, ये तो बदनाम गली के हैं, इनका तो कोई वजूद नहीं है समाज में। वैसे लोगों के बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। तो
अब ये भारत स्तरीय है, अभी इंशाल्लाह कोशिश है कि इसको बेहतर रूप दिया जाए और बेहतर ढंग से इसको प्रेजेंट किया जाए, ताकि ये बाकी मैगज़ीन की तरह ये भी लोगों के समाज में लोगों के बीच जाए। तो जो आप एक समूह चला रही हैं कपड़ा के लिए, जो लेडीज़ गारमेंट्स बनाते हैं, और ये पत्रिका भी लिख रही हैं, तो ये दोनों को आगे लेकर जाने का इरादा है? आगे कितना जाएगा, कैसे जाएगा, इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, ये दोनों को आगे लेके जाने के लिए ही तो हम लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं, रंग जब लाएगा तो फिर दिखेगा। जैसे आज आपको दिखाने के लिए मैंने ये जुगनू दिया, तो मेरे पास ये भारत स्तरीय किताब है, अब ये हर स्टेट में जा रही है, तो वहाँ मैं हर जगह तो नहीं पहुँच सकती, लेकिन वहाँ हर जगह हर एक घर में एक नसीमा तो है जिसको ज़रूरत है वही पहचान, वही सम्मान की जो मैं अपने लाइफ में चाहती हूँ। तो उसको बनाने की कोशिश जारी है, देखते हैं इंशाल्लाह कहाँ तक पहुँचते हैं। तो बाहर के लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगी, जो रेड लाइट एरिया सुनते ही गलत थॉट्स अपने दिमाग में लाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको कहेंगे कि एक बार यहाँ आके देखिए यहाँ के लोगों से बात करके देखिए, क्योंकि वास्तविकता क्या है कि आप सिर्फ मार्केट में जब मंडी में जाके सिर्फ सब्जी खरीद के निकल जाते हो, लेकिन सब्जी बेचने वाले का भी एक परिवार इस्टेब्लिश होता है, उनके भी जीवन यापन है, उनकी भी लाइफ में कठिनाई है, उसको जानने की कोशिश कभी समाज नहीं करता। जिस दिन समाज करेगा उस दिन ये जो अवधारणा है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और नहीं आ सकते हैं तो जुगनू तो पढ़ ही सकते हैं ना, तो जुगनू के ज़रिए समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चंचल, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नवरात्रा की आप सब लोगों को ढेर सारी बधाई, और आप लोग आए समय निकाल के लिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार। तो आज के लिए हमारे नवरात्रि कार्यक्रम स्पेशल में इतना ही। बने रहे मुजफ्फरपुर मैग के साथ। धन्यवाद।